गैसियस क्लाउड था, ये विद कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ, कोर में बदला, मेंटल में बदला और क्रस्ट बनी। तो आपका एक यूनिफॉर्म क्लाउड से क्या बना, कोर, मेंटल और क्रस्ट। और एक बल्क सिलिकेट अर्थ की भी अपन हाइपोथेसिस लेके आते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं कि अर्थ विदाउट दी कोर, है ना। और अपन बोलते हैं कि जो प्रिमिटिव नेचर था अर्थ का उस टाइम पे, जो कंपोजिशन था, वो कौन रिप्रेजेंट करता है, मेरे कॉन्ड्राइट्स। और अपन ने रूबिडियम स्टोनशियम के लिए किसको माना था, बाबी। और अपने समैरियम न्यूडियम के लिए किसको माना था, चूर को। उसके अलावा अपन ने प्रेमा, हेमू, या कई तरह के डिफाइन किए थे, याद है तुमको, मेंटल कंपोनेंट्स। तो आपने बोला कि हमारी अर्थ किससे बनी है भाई, बाय द प्रोसेस ऑफ प्लानिटरी डिफरेंशिएशन से बनी है। और ये डिफरेंशिएशन की प्रोसेस ने क्या किया, अर्थ की एक लेड स्ट्रक्चर बनाई। और अपने जियोथर्मल ग्रेडियंट का भी सोर्स ये बनता है कि जब अपना अर्थ बना तो जो हीट अंदर ट्रैप रह गई थी वो क्या है, मेरी हीट एक्रीटेड ड्यूरिंग द प्लानिटरी डिफरेंशिएशन। तो मेरे जियोथर्मल ग्रेडियंट की एक सोर्स जो है वो क्या है, वो हीट है। दूसरा, जो इनरिच्ड सोर्स के अंदर आपके इनकम्पेटिबल एलिमेंट थे जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, वो आपके क्या है, जियोथर्मल ग्रेडियंट का कारण बनता है। ये अपन ने पढ़ा हुआ है। आप बोलोगे कि भाई इन सब से क्या फायदा होगा, तो आप बोलोगे कि जब अर्थ बनी तो उस टाइम पे आपका हीट बहुत ज्यादा था, क्रस्ट जो थी वो बहुत थिन थी। तो आप देखेंगे कि भाई नीचे आपका हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट था, उसकी वजह से आपका बार बार पार्शियल मेल्टिंग हुई, वो मेल्ट आपके क्रस्ट को पंक्चर करते गए, क्रस्ट को पंक्चर करते गए, तो जितनी भी गैस थी वो क्या हो गई, डीगैसिंग होती गई। तो उन गैसेज में आपका CO2 भी था, मीथेन भी था, हाइड्रोजन भी था, हीलियम भी था, ऑक्सीजन भी था, जितने भी तरह की गैसेज जो थी वो आपकी धीरे धीरे क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में गई। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उन गैसेस को क्या किया, एक टाइम के बाद में एक एनवलप की फॉर्म में अर्थ के चारों तरफ बाउंड कर दिया, उसने कर दिया बाइंड। अब आप बोलोगे कि भाई इसकी वजह से क्या हुआ, तो आपने बोला कि जितनी भी लाइटर गैसेस थी वो तो सारी सारी एटमॉस्फेयर में एस्केप कर गई, जैसे मेरी हाइड्रोजन है, हीलियम है, अब वो हमारे अर्थ यहाँ पे नहीं है। तो तुम देखोगे कि जब न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया गया था अमेरिका में, ओपनहाइमर ने जिस टाइम पे वो टेस्ट करने वाले थे, उस टाइम पे उनका एक कंसर्न था कि अगर न्यूक्लियर वेपन को मैं डेटोनेट करता हूँ उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी तो क्या वो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस को तो चालू नहीं कर देगा। बट अपने न्यूक्लियर सिंथेसिस में देखा कि भाई हाइड्रोजन बर्निंग के लिए रिलेटिवली टेम्परेचर क्या चाहिए, 10⁸ केल्विन के आसपास चाहिए। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं है, हीलियम भी नहीं है, तो कौन है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा। और नाइट्रोजन बर्निंग के लिए तुमको पता है कि टेम्परेचर क्या चाहिए, 10⁹ से 10⁻10 केल्विन का ऑर्डर का चाहिए, याद आ रहा है तुमको, है ना। तो आप देखोगे कि हमारा जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो वैसा नहीं था जैसा आज है। तो क्योंकि अपन जब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ते हैं तो तुमने देखा होगा कि भाई जुवेनाइल वाटर एक अपन डिफाइन करते हैं, जुवेनाइल वाटर इज द वाटर विच इज इंट्रोड्यूस टू द एटमॉस्फेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। या जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जो वाटर पहली बार इंट्रोड्यूस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जुवेनाइल वाटर। ये मोस्टली उसका सोर्स कौन होता है, मैग्मा। तो आप देखोगे कि भाई जब मेंटल डीगैसिंग हुआ, अर्थ ने जब डीगैसिंग करना चालू किया तो आपकी वाटर वेपर भी बहुत सारी क्या हुई, एटमॉस्फेयर में गई, है ना। अब अपने को पता है कि जैसे जैसे आप उस हॉट गैसेस क्लाउड से दूर जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो जो वेपर रिलीज हुई वो भी धीरे धीरे ठंडी हुई तो उसने कंडेंसेशन किया। क्योंकि उस टाइम पे आपका बहुत सारा पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो है वो वोल्केनिक इरप्शंस के साथ में एटमॉस्फेयर में गया, तो जो क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई है वो आपको आराम से मिल गए, है ना। आपका जो लिक्विड होता है या जो वेपर होता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई सरफेस चाहिए होती है। जैसे मैग्मा से पहली बार जब क्रिस्टल बनेगा तो एक न्यूक्लियाई बनेगा जिसकी डेफिनेट डेंसिटी, मास, वॉल्यूम होगा। तो आप देखोगे कि जो क्लाउड्स में आपका वेपर लिक्विड में कंडेंसेट होने के लिए क्या चाहिए, उसको कोई ना कोई न्यूक्लियाई चाहिए। तो उस टाइम पे वोल्केनिक इरप्शन खूब हो रहे थे, खूब सारा डस्ट पार्टिकल था एटमॉस्फेयर में खूब हाइट तक, तो वो वाटर वेपर को वो क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई आराम से मिल गई। वो मिली तो आराम से कंडेंसेशन हुआ तो रेनफॉल हुआ। क्योंकि उस टाइम पे आपका खूब सारा वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था तो बहुत सारे आपके क्या थे, डिप्रेशंस थे। तो वो डिप्रेशन में वाटर कलेक्ट होने लगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका वो बेसिन में वाटर कलेक्ट होता गया, फिर इवेपोरेशन की प्रोसेस से वही ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलने लगी। और उसकी वजह से तुम देखोगे कि ओशियंस जो है हमारी अर्थ सरफेस पे कब से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 3.4 गीगा एनम। ये तो एविडेंस है, एविडेंटली ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है कि आवर अर्थ हैज द ओशियंस एज लॉन्ग एज 3.4 गीगा एनम। लेकिन आपने अल्गोमा टाइप के आयरन डिपॉजिट्स पढ़े, अल्गोमा टाइप के आयरन डिपॉजिट्स भी आपका क्या है, आर्कन एज के हैं, है ना। और वो भी आपके क्या है, सेडिमेंट्री ओरिजिन के। समझ में आ रहा है। तो आप देखोगे कि हमारे ओशियंस उस टाइम से तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने बोला कि भाई मेरा पहले क्या बना, लिथोस्फीयर बना, फिर क्या बना, एटमॉस्फेयर बना, एटमॉस्फेयर से क्या बना, फिर
हाइड्रोस्फीयर, और फिर क्या है ये हाइड्रोस्फीयर में लाइफ। तो सीक्वेंस क्या हो गई मेरी, एट लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड देन बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो जनरली पूछा जाता है नेट के एग्जाम में कि भाई पहले कौन आया, मुर्गी आई कि अंडा, है ना। तो हम बोलेंगे पहले पानी आया, फिर पानी नहीं आया, पहले हवा आई, ठीक है, फिर हवा हवाई हुई और पानी बना। कर लोगे आराम से, तो ये ध्यान रखना, ये सीक्वेंस जो है जनरली पूछ ली जाती है। अब एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन कैसे होगा,